हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 24 बायोलॉजी का। ये चैप्टर बायोलॉजी का 24 है जिसमें हम जेनेटिक्स एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि सीबीएसई के हों, एनआईएस को हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के हों, जिनके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है और जिनका सिलेबस जो है जेनेटिक्स एंड सोसाइटी है। इसका मतलब ये चैप्टर उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता ही है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आपके लिए ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में एक्सप्लेन किया जाता है, वो भी अच्छी से। साथ में आपको डिस्प्ले भी होता है बहुत ही सुचारू रूप से, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। तो दोनों का डोज जो होती है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, अमृत समान हो जाती है। तो इसको आप देखना मत भूलना, और ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको पता है कि इसमें हम डीएनए के बारे में, जो है जीन्स के बारे में, जो है क्लोन के बारे में, सब कुछ के बारे में हम पढ़ेंगे, फिंगरप्रिंटिंग के विषय में भी पढ़ेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जन कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today is the most important chapter here, genetics and society. It is the most important. There is important for the all class +1 +2 CBSE, and also is important for the NIS board +2 biological subject. There is the most important. There is the UP Bihar board also students is most important. The genetical and society. So what do you mean to genetics and society? There you have already learned that genetics is the science of heredity and variation. And after Mendel, is a work was a rediscovered in 19th. Genetics is a progressive. The 19th century is a genetical progress is very rapidly, and there is the 20th centuries. Today we find mainly application of the knowledge of genetics in their field of the agriculture, medicine, and forensic science. Some technologies related to their genetics, such as the gene clonings and the recombination of DNA technology and DNA fingerprint arising from genetically modified crops will be dealt with their lesson. And bioparalysis and the biosafety and the bioparents related to the GMOS as the BT crops has also been touched upon. There is the most important here. And after this complete this lesson, you will be able to with different types of define is highlighting the human curiosity and the consensus from the health progression, and define the term of genes cloning and explain the usefulness of genes bank,
and hence there is a very step of the recombination DNA technology in a sequence and define the genetical engineering and mention it is a intellectuality and defined is a transgenics organism and explain to step is the protection and sites example of transgenic animal plant and macro and critically evaluate their advantage and disadvantage of growing bt crops. And also you will describe step of polymerase chain reaction and the mention it is a PCQ. The use. There is a polymerase chain reaction is most important and list the step of DNA fingerprinting and mention the usefulness and explain the term of genomics and justify the importance of genetic is a counseling and express the concern regarding to the biosafety and the awareness regarding to bioparalysis and biopattern. There is the most important topic here. दोस्तों यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आया है अनुवांशिकी तथा समाज वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना आप समझ नहीं सकते क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे। ये कहते हैं एनआईएस बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो है ही है जो +2 में है, लेकिन ये 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे जो बायोलॉजी के सब्जेक्ट लिए हुए हैं चाहे वो बीएससी में भी पढ़ रहे हों उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि ये जो है बायोटेक्नोलॉजी के कुछ पार्ट के रिगार्डिंग ही इस सिलेबस है। तो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको मिस करना शायद मूर्खता ही होगी क्योंकि अनुवांशिक तथा समाज बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है और इसमें हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। देखिए कहते हैं अगर आप देखा ही होगा कि जो हमने पिछले पाठ में पढ़ा था अनुवांशिक वंशागत और विविधता और परिवर्तन का विज्ञान था, लेकिन कहते हैं मेडलर के कार्य को 1900 में पुण्य खोज किए जाने के पश्चात 20वीं शताब्दी में अनुवांशिक के क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति हुई। वर्तमान समय में हमें कृषि औषधि और जो न्याय विज्ञान यानी फोरेंसिक साइंस के जो क्षेत्र में अनुवांशिक ज्ञान के बहुत अनुपयोग दिखाई देते हैं। आपको पता है फोरेंसिक साइंस में जो है अनुवांशिक और ये जो है जेनेटिकल फिंगरप्रिंटिंग इन सब चीज़ों को बड़ी मान्यता मिल गई है। कहते हैं अनुवांशिक संबंध में कुछ प्रौद्योगिक ज्ञान जैसे जीन क्लोनिंग पुनर्योजन डीएनए औद्योगिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स अनुवांशिक रूप से प्रविक्त फसलें प्राप्त करने के बारे में विवेचन किया जाएगा। साथ ही जो है जैव साहचर्य यानी बायोपैरोसिस जैव सुरक्षा और आनुवंशिकता प्रबंधन जीओ यानी जीएमओएस और बीटी फसलों के संबंधी भी हम बायोपेन ट्रेड के बारे में भी थोड़ी इसमें जानेंगे कि आखिर ये सब चीज़ें होती क्या है। लेकिन जब ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लोगे तो कई मायने में बहुत कुछ जान जाओगे। जैसे कि कहते हैं सबसे पहले तो हम यही जान पाएंगे कि स्वास्थ्य संतति प्राप्त करने के लिए उत्कृष्टता और जानकारी का विशेष उल्लेख कर पाएंगे और जीन क्लोनिंग की परिभाषा भी कर पाओगे। जीन बैंक की उपयोगिता की व्याख्या भी यहाँ पर हम सुचारू रूप से करने लिए योग्य हो जाएंगे। साथ में एक अनुक्रम में पुनर्योजित डीएनए प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरणों का भी आप उल्लेख कर सकते हो कि क्या होता है डीएनए प्रौद्योगिकी। आनुवंशिक अभियांत्रिक यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग की परिभाषा कर पाओगे और इसकी उपयोगिता भी बता पाओगे। कहते हैं पार जीन यानी ट्रांसजीनी जीव को भी परिभाषित कर पाओगे और इसके पश्चात में निहित विभिन्न चरणों और प्राणी पादपों और सूक्ष्म जीवों मैक्रोबिक उदाहरण के साथ व्याख्या करना आपके लिए आसान हो जाएगा। साथ में आप बीटी फसलों के उगाने के लाभ और हानि की भी मूल्यांकन इसमें कर सकते हो। साथ में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के विभिन्न चरणों का भी आप सही उपयोग कर पाओगे। इसका अनुप्रयोग के विषय में भी चर्चा कर पाओगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो एग्जाम के व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में बीटी फसलों की जो उगाने लाभ और हानियाँ रहेगा वो भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के चरणों की आप और इसका उपयोगिता कहाँ कहाँ होगा और किस प्रकार जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक आज फोरेंसिक साइंस में एक वरदान सिद्ध हो गया है। इसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ में जीनोमिक्स शब्दों की भी व्याख्या कर पाओगे और जेनेटिकल काउंसलिंग यानी आनुवंशिक परामर्श की उपयोगिता को भी सही ठहराने की कोशिश करेंगे और जैव सुरक्षा संबंधी जो है सरोकार जनचर्य और जनौषधि के बारे में जागरूक प्राप्त करोगे। तो ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला टॉपिक आज क्या है। The first topic here is a genetical through is ages, mean the history of geneticals can be traced of a prehistoric time and can be classified into 3 era is given below. The first is the earlier idea. There is an earlier idea is to promote art such as drawings is essence, thumbs and the curves, bones and skull show that a human activity including selecting, breeding and domesticating plant and animal between two
8000 and 1000 BC, the horses is a camels, oxen, and the dogs has been to be domesticated between 7,000 to the 5,000 BC. Corn, rice, beet, and data plums were beginning to the cultivated. And between to the 17th and 19th century, maybe theories or regarding to inheritance has been to propose, but could not be a proof. That is the most important, but it is a regarding to inheritance has been to the propose, but is not a proof. There are the Pisanics and proposalism and bleeding inheritance and is a panagenesis, but they are clear show that a human bear a way to the careers to know how to trade is a pass down to generation. But there is a most important here is a modern genetics. There are modern genetics is most important here. The George Johans and the Mendel is was the principles the law. There is a models is a Mendel's is a was a principal law. There is the most important for inheritance. You have learned in their earlier lessons of unit of regarded as the founder of modern genetics. Between to the 1902 and the 1904, there is chromosome theory of inheritance and was accepted, and chromosomes which could be actually be seen under to the microscope during the cell division were regarded as there are various of heredity and character genes. The mutation were recognized as a source of genetical variation, and with their as the acceptance of Darwin's theory of natural selection and genetic strict study of the inheritance of trait is a population. There is a population genetics. There is the most important theories given by the Darwin's theory of our natural selection. There is a next is a molecular genetics. That a molecular genetics is the most important here. By the mid 12th centuries, DNA was established as the genetical materials is a culture, and the chemical nature of DNA was understood. A recall of double helical structure of DNA proposed by J. Watson and F. Crick. I have already learned to the previous chapter DNA of helical double helical structure, and the central dogma also. The central dogma learned to the also is of the molecular biological hold their genetic information inside the DNA, but is placed in the form of protein which a synthesis is according to genetic information carrying by the messenger means mRNA from a DNA. There is a messenger for a DNA. And in the last two decades of their 12th century, more has been understood about the nucleic acid molecules and protein molecules, and also about the genetics of bacteria. The knowledge is again has led to the invention of technologies of genetics, engineering, gene cloning, and organismal cloning, DNA fingerprinting. Even more recent are their field of genomics and bioinformatics. There is an entry of genetical make-up to the genomes of the organism can now do the cloned and the sequenced their function of the various genes exposure. And now, knowing their human genomes has opened up to the possibility for the handlings of genetic disorder through the gene therapy. That is the most important for our technology in our science. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विभिन्न कालों में आनुवंशिकी की क्या परिभाषा थी। देखिए ये बात जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि समय समय में कैसे कैसे बदलाव हुए। कहते हैं जब हम स्टार्टिंग का नहीं पता होगा तो हम अंत चीज़ को क्या कर सकेंगे, यानी कहते हैं ना अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक होती है। तो ये बात यहाँ पर भी लागू होता है कि अगर हम पुराने समय की बातें न जाने और न समझे कि पुराने समय में इनकी क्या व्यवस्था थी और किस प्रकार जो थी इस समय खोज हुई थी, तो सबसे पहले तो यही बात आता है कि विभिन्न कालों में आनुवंशिकी कहते हैं आनुवंशिकी पूर्व इतिहास काल से ही अध्ययन का विषय वस्तु रही है। इसे 3 युगों में विभाजित किया जा सकता है, यानी 3 कालों में इसको विभाजित किया गया है। पहला आरंभिक धारणाएं। देखिए पहले आरंभिक धारणाएं क्या हुआ करती थी, हमारे पूर्वज अपने अपने थ्योरी दिया करते थे, अपने अपने भावनाएं हुआ करती थी उनकी। कहते हैं आदिकालीन काल जैसे प्राचीन
जो है मकबरे, गुफाएं, अस्थियां और खोपड़ियों में चित्रांकन या दर्शाया कि मानव गतिविधियों में पादपों और जंतुओं का चयन, प्रजनन और उन्हें पालतू बनाना शामिल रहा। कहते हैं 8,000 से लेकर 1,000 ईस्वी पूर्व घोड़े, ऊंट, बैल, कुत्ते के पालतू बनाया गया और 7,000 से 5,000 ईस्वी पूर्व मक्का, चावल, गेहूं का, खजूर की खेती आरंभ कर दी गई। तो कहते हैं ये सारे चीज़ें जो थी उस समय की मांग थी, उस समय की ज़रूरत थी। लेकिन कहते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, 17वीं शताब्दी में आए, चाहे 19वीं शताब्दी के बीच वंशागत के अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, लेकिन इन्हें सत्य सिद्ध नहीं किया जा सका। ये थे अनुजनन यानी जो है एपिजेनेसिस, या आप कह सकते हो प्रीफॉर्मेलिज्म्स, संशोधित यानी वंशागति यानी ब्लडिंग इनहेरिटेंस, और जो है पेंजिनवाद पेंजिनेसिस जो थी। लेकिन यह स्पष्ट दर्शाया गया कि मानव सदैव यह जानने के लिए उत्कृष्ट था कि कैसे विशेष गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रहे हैं। तो ये जानने के लिए उनको कहते हैं ना, कोई चीज़ जब तक जिज्ञासा नहीं होगी ना तब तक वो चीज़ आप प्राप्त नहीं कर सकती हो। टीचर जितना मर्जी पढ़ा ले, जितना मर्जी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लो, जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी कोई चीज़ को जानने की, कुछ गेन करने की, कुछ प्राप्त करने की, तब तक जो है आप उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते हो, चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे कहीं भी लागू हो सके। ठीक है, तो यही बात यहाँ भी दर्शाया गया है कि उनमें सदैव ही इन चीज़ों को पाने की, जानने की बहुत ही उत्कृष्टता थी कि मैं कैसे जानूँ आखिर होता क्या है, इसमें कैसे किया जाता है। जो बच्चा इस बात को समझ लिया ना, जीवन में कामयाबी उसको 100% मिलेगा, क्योंकि उत्कृष्टता ही होती है या जिज्ञासा ही होती है जिससे हम कुछ नए चीज़ खोजने के लिए प्रेरित होते हैं। तो यही बात उस समय के लोगों के और साइंटिस्टों के एक विचारधारा थी, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए उस चीज़ों को जानना उनके लिए शायद संभव भी नहीं था। कहते हैं आधुनिक आनुवंशिकी, जैसे कि आधुनिक का मतलब समझ गए होंगे कि हम आज के समय की बात कर रहे हैं, मॉडर्न, जिसमें जो ग्रेगर जोहान मेंडल्स, जिनके आनुवंशिक नियमों के बारे में आप जो है पहले ही पढ़ चुके हो, और हमने पूरे ही डिस्कशन किया था कि मेंडल ने किस प्रकार खोज किया और उसके क्या क्या मायने थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट्स थे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं कहता हूँ ना, एक भी टॉपिक मिस मत करो, नहीं तो आपका सिलेबस अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए जो है कभी भी देख सकते हो, ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे उपलब्ध है, मैंने डाल चुका हूँ, तो इसको बार बार देखते रहो और समझते रहो कि क्या आखिर बोला गया था। कहते हैं आधुनिक आनुवंशिक का जन्मदाता भी जो है मेंडल को ही कहा जाता है। 1902 से 1904 के बीच में वंशागत के गुणसूत्र और क्रोमोसोम सिद्धांत को स्वीकार किया गया, और क्रोमोसोम के जिन्हें कोशिका विभाजन के दौरान सूक्ष्मदर्शी की सहायता से वास्तविकता में देखा जा सकता था। आनुवंशिक गुणों यानी जीन का वाहक माना गया, और उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन को जो आनुवंशिक विविधता जेनेटिक्स वेरिएशन के स्रोत के रूप में मान्यता मिली। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि म्यूटेशन को आनुवंशिक विविधता और जैसे कि जेनेटिक वेरिएशन के रूप में भी मान्यता मिली, क्योंकि ये सारे जो थे आनुवंशिक गुण और जीन के वाहक माने जाते थे। तो ये वाहक का मतलब होता है कि ये इसको ट्रांसफ़र करने के लिए प्रेरित करते थे, इसीलिए इन चीज़ों को बहुत ही मान्यता मिली, और आगे चल के इन्हीं शब्दावलियों को आगे जो है बहुत ही प्रगति के राह पे चला। कहते हैं अगर प्राकृतिक वर्ण के बारे में हम डार्विन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिए जाने के बाद, कहते हैं आनुवंशिक विदों की स्पष्टता में वंशागत के लक्षणों का अध्ययन किया और समष्टि आनुवंशिक जो है पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अवधारणा सरल हुई। कहते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर थी, मेंडल की द रूल थी ही थी, प्लस डार्विन ने जो है नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी दिया था प्राकृतिक वर्ण का, वो भी कई मानने में इंपॉर्टेंट थी। कहते हैं उन्होंने आधार तो बेशकली बना दिया, लेकिन आगे चल के साइंटिस्टों ने पूरा ही महल खड़ा कर दिया जेनेटिकल के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि डार्विन का सिद्धांत पहले उन्होंने जो भी थ्योरी दी, चलो मान्यता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन आगे साइंटिस्टों ने इसी बात को आधार बना के फिर जाके उन्होंने उसमें इतनी चेंजेस की और इतना अच्छा वेरिएशन रूप में दिया कि जो है मेंडल को ही उन्होंने आदर्श बनाया। तो इसलिए जो है हम न्यू जो है डार्विन रूल्स पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, जो कि उन्होंने प्राकृतिक वर्ण के रूप में दिया था। दोस्तों कहते हैं जब किसी गुरु को आप खंडित करते हो तो कहते हैं लेकिन मार्गदर्शन तो वही कर रहा होता है। मेंडल बेशकली उन्होंने पूरी तरह से थ्योरी न दे पाए, क्योंकि शायद उनके पास समय काल भी ना रहा हो, समय अवधि भी नहीं रहा हो, साथ में टेक्नोलॉजी भी ना रहा हो, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी बात बता दी जो बाकी साइंटिस्ट के लिए एक अमृत तुल्य थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था डार्विन के सिद्धांत को जो उन्होंने प्राकृतिक वर्ण के रूप में दिया था, और सभी विशेषज्ञों के लिए ये मार्गदर्शन का कार्य किया। उसके पश्चात था आणविक आनुवंशिकी। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कहते हैं कि आणविक आनुवंशिकी का मतलब था कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थों के रूप में स्थापित हो गया, और इसके संरचना जो है रासायनिक जो है
प्राकृतिक को समझा जा चुका था, क्योंकि पहले हमने इस बारे में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी में इसको आगे चलना बहुत ही आसान था। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तावित द्विकुंडलित संरचना, जिसके बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि कैसे जो है दोहरी जो है डीएनए स्ट्रक्चर बनती है, कैसे हेलिकल बनता है, जो कि 3 और 5 के रूप में रहती है। ठीक है, और इसमें ए, टी और सी जी का क्या अपना महत्व रहता है। कहते हैं आणविक जीव विज्ञान का मूल्य सिद्धांत माना गया और आनुवांशिक सूचना डीएनए में विद्यमान होती है, लेकिन इसकी अभिव्यक्ता प्रोटीन के रूप में होती है, यानी ये प्रोटीन के रूप में व्यवस्थित होती है, हमने देखा अभी। जिसके संश्लेषण में डीएनए से जो है एमआरएनए द्वारा आनुवांशिक सूचना को वाहन के अनुसार होता है। यानी डीएनए में जो होता है एमआरएनए यानी मैसेंजर यानी संदेश वाहक जो होती है, ये विभिन्न पार्टों में संदेश को यानी इन्फॉर्मेशन को, मैसेज को पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिसके विषय में हमने चर्चा भी किया था। उसके पश्चात जब 20वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशक में कहते हैं न्यूक्लियस अम्ल अणुओं के प्रोटीन अणु तथा साथ ही बैक्टीरिया के अनुवांशिक के बारे में भी हमें बहुत कुछ समझने को मिला। क्योंकि देखिए, इंसानों के बारे में हमने समझ लिया, बट सूक्ष्मदर्शी में जो उपस्थित थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया सब उपस्थित थी, तो उसके भी संरचनाओं के बारे में जानना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। लेकिन इसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने नए प्रौद्योगिक का आविष्कार किया, यानी प्रौद्योगिकों का आविष्कार करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी होती है उतने ही हमारे पास उसको देखने, जानने और समझने के लिए अवसर उपलब्ध होता है। आप लोग भी क्या करते हो कि अवसर आपको मिलता है, फिर भी आप उसका फ़ायदा नहीं उठाते हो। तो ज्ञान आपको जैसे मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो और समझने की कोशिश करो कि आखिर क्या है। तो जैसे कि आनुवांशिक अभियांत्रिक जीन क्लोनिंग और जो है क्लोनिंग ओरिजिनल क्लोनिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हाल ही में जो है जीनोमिकी तथा जैव सूचना विज्ञान यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, अब किसी भी संपूर्ण आनुवांशिक संगठन यानी जीनोम के क्लोन किया जा सकता था। कहते हैं अनुक्रमित किया गया और विभिन्न जीनों के कार्य के संवेदन किया जा सकता था, और मानव जीनोम के बारे में भी ज्ञान से जीन चिकित्सा का अनुवांशिक विकारों के निपटने की संभावना बढ़ती चली गई। देखिए दोस्तों, कहते हैं टेक्नोलॉजी थी जो थी एक वरदान थी, क्योंकि इसमें जो था हम अनुवांशिक, ठीक है, अनुवांशिक जो बीमारी जन्मजात होता है उससे भी निपटारा पाने के लिए हम अग्रसर हो सके। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और बहुत ही ज़रूरी थी, जो कि सभी साइंटिस्टों के ही कोशिशों का फल था। तो आपको भी बार बार कोशिश करना है, बार बार पढ़ना है, बार बार समझना है, तभी जाके जो है आप हर बातों को समझ सकोगे। तो ये तो हमारा था समय काल के रिगार्डिंग। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। The one next topic is gene cloning and gene bank. There is the most important topic, genes cloning and genes bank. The term clone is the collective term of genetically identical individual. You have probably heard about a sheep is named Dolly, which is possessed by the same genes as her mother, as she was a clone with the mother. That is the most important for the Dolly. Dolly is the first experiment of genetically identical. There is the first clone of Dolly. In the Russian Institute of Scotland is a land with Mott is a cloning Dolly. The sheaves from a Dolly's mother is a 1996. If there is a nucleus from a cell from a Dolly's mother is a other mammary gland was induced into the egg of another evil female sheep. Was the nucleus was removed and this cell divided to give a more cell which formed the embryo. There could be implanted into the uterus to the another evil a surrogate mother. That is the most important experiment for the Dolly. And there is the production of a large quantity of identical genes called gene cloning. Since there is a gene is a segment of DNA having a particular sequence of 4 nitrogen base. So I have already learned that AT and GC. There is the most important for the particular sequence on the AT and CG. There are multiplied copies of particular genes may be obtained for means to the recombinant DNA technology. That is called to the recombinant DNA technology. The popular known as the genetic engineering. That is also called to genetic engineering. You will be learn more about the genetic engineering later in the lesson. And the next is gene bank. So what do you mean to the gene bank? The various clone of bacteria carrying the desired gene in their DNA can be stored on perceive at a very low temperature for their future use.
In a gene bank, a genes bank of a gene libraries or DNA library, it is thus the collection of bacteria. या bacteriophage this virus colony, and each colony carries specific DNA segment, mean genes from to another organism. For example, a human genes code from to the hormone insulin may be inserted to through the genetical engineering into a bacterium. When the bacterium is multiplied, it forms a clone of bacteria carrying the genes for insulin and may to be preserved in the gene bank. Thus, the clone from a gene bank may be used for the producing large quantity of contain enzymes, hormone, and vaccine. That is called gene bank. The gene bank is the most important for further there is enzymatics, hormone, and vaccine. There are quantity of the contain. There are producing of enzyme, hormone, and vaccine. That is called gene bank. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया जीन क्लोनिंग एंड जीन बैंक, यानी जीन बैंक क्या है। लेकिन इससे पहले मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि त्रिपाण सेंटर जो है सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है, ठीक है, क्योंकि ये आपके लैंग्वेज में आपके लिए ही कार्यरत है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई भी बच्चे अगर नए नए एडमिशन कराते हैं, अगर वो हिंदी मीडियम में होते हैं तो टीचर कई मानने में उनको जो होते हैं डीमोटिवेट कर देते हैं। लेकिन त्रिपाण सेंटर उन बच्चों के लिए ही है जो आगे करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कि चाहे वो किसी भी मीडियम में हो। अगर उनका सपना डॉक्टर बनने का है, मेडिकल पढ़ने का है, तो कहते हैं त्रिपाण सेंटर जैसा और कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पर उनके लिए इतना हेल्पफुल सिलेबस के साथ आए, ठीक है। आप सोचते होंगे कि यूट्यूब पे तो बहुत से सारे चैनल हैं, तो वो क्यों नहीं बेस्ट है। दोस्तों, वो बेस्ट है, लेकिन आपको पता है त्रिपाण सेंटर एक इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर शब्द टू शब्द यानी जो है लाइन टू लाइन आपको बात समझाने की कोशिश किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है, ठीक है। इसलिए आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि जितना हो सके इसके दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में त्रिपाण सेंटर का हेल्प कीजिए। और सोचिएगा कि ये कैसे होगा, क्या मैं घर घर प्रचार करूं? नहीं दोस्तों, आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता नहीं है और इतना तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपने वीडियो देख लिया है तो उसको क्या कीजिए, उसका लिंक को कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए। देखिए, इससे मुझे पता है कि बंदे एक बार देखेंगे तो उनको व्यू सिर्फ आता है, लेकिन जिनको ये ज़रूरत होगी वो ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, कभी कभी माता पिता भी देखते हैं, अगर उनको अच्छा लग जाता है कि भाई ये पढ़ाने का अपना अंदाज है तो वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और बच्चों को जो है वो कहते हैं कि ये देख सकते हो आप, आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, मैं जानता हूँ एक बात कि अगर यही बात आपको मंत्री कहते या कोई बाबा संत कहते तो आप 2 मिनट में कार्यरत होते। क्योंकि मैं जानता हूं कि बुरे काम या गलत चीज़ों के लिए सब दौड़ते हैं आगे, लेकिन अच्छे कार्य के लिए किसी का हाथ नहीं उठता। क्योंकि जग कल्याण के लिए हाथ इसका उठेगा वही सदैव महान कहलाएगा। तभी तो आप देखते हो कि आज इतने सारे बुराई हो रही है, इतने कांड हो रहे हैं, इतने गलत हो रहा है। सब क्या करते हैं, यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे करते रहते, डालते रहते, पता नहीं क्या हमारे देश में ये कौन सी सिलसिला बढ़ गई है। लेकिन अच्छी चीज़ें कोई नहीं डालेंगे। मैं इतना बार बोलता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे ने, कितने बच्चों ने डाला भी है, कितने इग्नोर कर दिया है। तो ये इग्नोर कर देने से कहते हैं ना, नहीं होगा, काम चलेगा। क्योंकि इग्नोर कर दोगे तो शायद आपको जरिए जिन बच्चों को ये वीडियो मिलना था शायद उनको ये प्राप्त नहीं हो पाएगा। और कहते हैं अच्छे अगर बात ना मिले और अधूरा ज्ञान के साथ आगे चले तो ये खतरनाक सदैव होगा। क्योंकि ये बच्चे आगे चल के अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं, अच्छा इंजीनियर भी बन सकते हैं, अच्छे जो है ये साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है हर बातों को हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बताया जाता है, जो आपके समझ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। मैं कोई कुछ आपको इतना बड़ा काम भी नहीं दे रहा हूं जो आपके लिए नहीं संभव है। ये आपके उंगलियों के चंद, कहते हैं चंद इशारों की बात होती है कि आप देख लेते हो, कीजिए, ठीक है, लिंक को कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए। सोचने का नहीं है बात, समझने का है तो अभी कीजिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपना जीन क्लोनिंग, यानी जीन क्लोनिंग और जीन बैंक। कहते हैं क्लोन आनुवंशिक रूप से अभिन्न यानी समरूप विशिष्टों के लिए प्रयुक्त जो है सामूहिक परिभाषा शब्द है। आपने डॉली नामक भेड़ का नाम तो सुना ही होगा, जो कि बहुत ही एक्सपेरिमेंट देखने को मिला था। इसमें अपनी माँ को समान ही जीन
थे, क्योंकि इसे इनकी माँ से क्लोन किया गया था, यानी माँ से इसको बनाया गया था और इसे डॉली नाम दिया गया। साइंस का सबसे बड़ा चमत्कार जो था डॉली ही थी। ठीक है, स्कॉट लैंग ओरिजिन्स में जो है ये वेल विस्मट ने डॉली वेयर को 1996 में इसकी माँ से क्लोन किया था। ठीक है, डॉली की माँ के स्तन ग्रंथियों के जो है प्राप्त एक कोशिकाओं के केंद्रक को दूसरी मादा वेर के अंड में प्रविष्ट कराया गया, जिसका केंद्रक हटा दिया गया और इस कोशिका ने जो है विभाजित होकर अनेक कोशिकाएं प्रदान की, जिन्हें एक भ्रूण निर्मित किया गया, जिसे एक दूसरे जो है खोलदारी यानी सर्जुलेट भेड़ के गर्भाशय में स्थापित आरोपित कर दिया गया। तो इस प्रकार जो है डॉली नाम की जो है भेड़ का उत्पन्न हुआ। तो इसे जो है साइंस में बहुत बड़ा चमत्कार ही कहा जा सकता है, क्योंकि ये कोशिका के द्वारा उत्पन्न किया गया डॉली थी। तो आप समझ सकते हो कि हम जहाँ पर स्पर्म लेते हैं, जहाँ पर हमें ओवरी की ज़रूरत होती है, वहाँ पर सिर्फ जो डॉली की माँ के स्तन ग्रंथियों से प्राप्त एक कोशिका केंद्रक को दूसरी मादा के भेड़ के अंड में प्रवेश करा दिया गया। अब देखिए, ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी कहते ना चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि इससे जो था हम क्लोनिंग कर सकते हैं, यानी आने वाला टाइम में ये देखना विनाशकारी भी होगा और कुछ लाभकारी भी होगा, क्योंकि हम कहते हैं नेगेटिव के साथ पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लेना हम नहीं भूलते हैं। तो ये आने वाला समय में हो सकता है कि इसका डिसएडवांटेज भी देखने को आपको मिले। उसके बाद कहते हैं कि ये जीनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन जीन क्लोनिंग कहलाया, क्योंकि कोई भी जीन डीएनए का एक खंड है जिसमें 4 जो है नाइट्रेट बेस यानी ATGC ये तो पाया ही जाता है। आपको पता है कि डीएनए में जो है ATCG के बारे में हमने बहुत ही चर्चा किया है। एडेनोसिन, ट्राइटोसिन, ग्लूटामाइन, साइटोसाइन होता है, ये का एक विशेष अनुक्रम होता है। और कहते हैं पुनः योजन डीएनए जो है प्रौद्योगिक जीन अनुवांशिक अभियांत्रिकों के नाम से भी जाना जाता है, की सहायता के एक जीन को अनेक प्रतिलिपियों प्राप्त किया जा सकता है। आप इस पार्ट में जो है अनुवांशिकी यांत्रिकों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करोगे और जानोगे कि किस प्रकार जो है डीएनए अनुवांशिकता में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब हमारे समक्ष आता है जीन बैंक। आखिर जीन बैंक होती क्या है? देखिए दोस्तों, अगर हम जीन बैंक की बात करें तो आपको पता है कि आपने डीएनए में इंचित वंदरित जीन के वाहक बैक्टीरिया के अनेक क्लोन जो है निम्न तापमान पर भविष्य में प्रयोग हेतु संग्रहित और सुरक्षित किए जा सकते हैं। लेकिन आप परीक्षित किए जा सकते हैं और एक जीन बैंक या जीन लाइब्रेरी या एक डीएनए लाइब्रेरी जो है जीवाणु और जो है विजाणु भोजी यानी विषाणु क्लोन का संग्रह ही है। प्रत्येक क्लोन दूसरे जीव में अवशिष्ट डीएनए खंड का एक वहन करता है। उदाहरण के लिए अगर इंसुलिन हार्मोन के लिए कुटिस करने वाला मानव जीन अनुवांशिक यानी यांत्रिक द्वारा एक जीवाणु प्रवेश कराया जा सकता है। जब एक बैक्टीरिया जो होती है मल्टीप्लाई करती है तो ये इंसुलिन के लिए जीन का वहन करने वाले बैक्टीरिया का एक क्लोन निर्मित करता है और इसे ही जीन बैंक सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी इसको जो है हम कई टाइम तक जो है इसको सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार जीन बैंक के क्लोन के विषय में जो है कार्मिक हार्मोन और निकोटीन वैक्सीन की बड़ी मात्रा उत्पन्न करने में प्रयोग भी किया जा सकता है। देखिए, कुछ जीव होते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, अगर उनको हम जेनेटिकल जीन्स रख लें, अगर जीन बैंक में संरक्षित कर दें तो आने वाला समय में हो सकता है कि इसका उपयोग किया जा सकता है और इससे हम कई चीज़ों का जो है आविष्कार भी करने योग्य रह सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जीन बैंक। तो ये आने वाले भविष्य के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। तो इसमें बहुत से जीन लाइब्रेरी बनाए गए हैं और डीएनए लाइब्रेरी भी बनाया गया है जहाँ पर इन चीज़ों को रखा जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Our next topic is recombinant DNA technology. There is a most important topic here, recombinant DNA technology. One of the major application of the genetics is in the genetical engineering, and which is also called to the recombinant DNA technology. In these techniques, the desired genes, which is a DNA segment, is carrying a particular sequence of nucleotides, is added to DNA to the another organism, usually of bacteriums, with the help of transferring agent or vector. The vector is the most important. They are carrying of some genes. The modifier of DNA molecules, a carrying of DNA from two different sources, is called recombinant DNA, means rDNA. There is recombinant means short form is a rDNA. The join of the two pieces of DNA is a terms is a DNA splicing. The splicing is a Latin means to the marriage. There is a Latin word is a marriage, and the step is a protection of the rDNA is flowing here. There is a first point here. The desired
Pieces of DNA is a cut from the cell, the human cell, with the help of enzyme is called destruction endonuclease or destructed enzyme. This enzyme is found in a different bacteria. They recognize a specific nucleotides and sequence is in our DNA molecules and the clave cut them. And second here, the some destruction enzyme cut the same specific nucleotide sequence in a as a plasmid. A plasmid is a ring-shaped DNA molecules present in a bacterium. It is not a part of chromosome of the bacterium. It is used as a vector for transferring their foreign DNA into the host cell. That is the most important here. And next is there is a next desire of DNA fragment are the mix with the as cleavage plasmids. This is a plasmid pick up the foreign DNA pieces with the same base sequence to the place. There is a loss apart. This become the recombinant plastodides and DNA is a rDNA means recombinant DNA. And their next point here, the recombinant plasmids are not now introduced into a mix with their bacteria and the which pick up to the recombinant plasmids. And their next is the R plasmid in the bacteria multiply along with the host bacteria. Soon a clone of bacteria with the rDNA means obtained. Such a bacteria clone, a containing copy of the desired gene, can be reserved for the future uses. There is the most important. There is a bacteria clone containing copy. Here, desired genes can be provided for the future uses. For example, as I already mentioned, of human insulin genes can be distracted into bacteria plasmid and the insulin obtained from a bacterial clone when needed. The here show diagram there is the major step of genetic engineering. There is the human DNA and segment of DNA removed from the human cell, destruction enzyme, and there is isolated plasmid, and the DNA segment is incorporated into the bacteria plasmid. But next is plasmid taken after bacteria cells, which that make a protein as directed by the human DNA. And there is a next processing in a bacterium with the recombinant DNA. There is a most important step of major step of genetic engineering. दोस्तों यहाँ पर हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है डीएनए पुनर्योगज प्रौद्योगिकी। पुनर्योगज प्रौद्योगिकी का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कहते हैं अनुवांशिकी का एक मुख्य अनुप्रयोग अनुवांशिक अभियांत्रिक यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में है, जिसे पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। और इस तकनीक में जो है न्यूक्लियोसाइडों के एक विशेष अनुक्रम का वहन करने वाला डीएनए खंड होती है, जो अपेक्षित जीन के दूसरे जीव समांतर एक बैक्टीरियम के साथ एक स्थानांतरित अभिक्रम का वेक्टर का काम करता है। वेक्टर का मतलब यही होता है दोस्तों कि कोई चीज़ की वो वाहक हो, कोई चीज़ को लेके आए। तो ऐसा जो होता है डीएनए खंड करके किया जाता है। कहते हैं ये सहायता युक्त किया जाता है और प्रत्येक डीएनए के अणु जिनमें दो विभिन्न सूत्रों के डीएनए होते हैं पुनः योगज यानी डीएनए, यानी इसको हम आरडीएनए कह सकते हैं, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कहा जा सकता है, या इसको हम पुनर्योगज डीएनए भी कह सकते हैं। कहते हैं डीएनए के दो टुकड़ों को जोड़ना डीएनए संबंधन यानी स्पाइसिंग कहलाता है। देखिए डीएनए को खंडों को जोड़ना इसका मतलब है नए जीन को उत्पादन करना। इसको अगर लैटिन वर्ड में हम कहा जाए स्प्लाइनिंग का अर्थ ही होता है शादी करना यानी मैरिज। मैरिज का मतलब यही होता है अगर हम खंडित करके दो जीनों को आपस में जोड़ते हैं तो एक नया जीन उत्पन्न होता है। जैसे इंसानों में अगर आपको पता है कि मादा और मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, अलग अलग घरों से होते हैं। जब इनमें मैरिज होती है तो एक नया जीन का उत्पन्न होता है, जैसे कि बच्चे होते हैं। तो ये बातें यहाँ पर आ जाती है कि इनके जीनों को खंडित करके यानी इनको मैरिज करा के एक नया जीन हम उत्पन्न करते हैं। लेकिन यहाँ पर इंसानों के शरीर नहीं लिया जाता, यहाँ पर जेनेटिकल चीज़ों को लिया जाता है, यानी जो है जेनेटिकल बातें ली जाती है। अगर देखा जाए आरडीएनए के उत्पादन के निम्न कौन कौन से चरण होते हैं तो इसके विषय में यहाँ दिया हुआ है। पहला चरण आपके समक्ष है कि कोशिकाएं उदाहरण मानव कोशिकाओं से जो है एंजाइमों की सहायता से जिन्हें हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाइज यानी डिस्ट्रक्शन एंडोक्लाइज या प्रतिबंधन किवन भी कहते हैं, इन डीएनए का टुकड़ा काटा जाता है।
यानी डीएनए के छोटा सा टुकड़ा काटा जाता है। ये प्रक्रम विभिन्न बैक्टीरियो में पाए जाते हैं और ये डीएनए में विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रमों को पहचान लेते हैं और उन्हें काट देते हैं, और काट देने के बाद इसको हम फिर आगे स्टेप में चलते हैं। यदि प्रतिबंधन क्यूवन एक प्लाज्मिड में भी इसी विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम को काटा जाता है, और प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया में विद्यमान छल्ले के आकार का डीएनए अणु होते हैं और ये बैक्टीरियम्स के क्रोमोसोम का हिस्सा नहीं होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरियम के क्रोमोसोम का ये हिस्सा नहीं होता है, फिर भी हम क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम बाहरी डीएनए को पोषित कोशिकाओं में स्थानांतरित करने के लिए एक वेक्टर की भांति प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कलम लगाना सीखा था, यहाँ पर उसी प्रकार से जो है डीएनए के खंडित काट के दूसरे जीन में हम कर देते हैं कॉपी। तो दोस्तों ये एक वेक्टर की भांति कार्य करता है, यानी एक वाहक के रूप में कार्य करता है। तो कहा ना कि डीएनए ये प्रौद्योगिकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अगला स्टेप आप देखोगे तो डीएनए खंड को तब खंडित प्लाज्मिड से मिला दिया जाता है। ये प्लाज्मिड अपने खोए हुए भागों को प्रतिस्थापित करने के लिए बाहरी डीएनए खंड को पुनः चुन लेते हैं। यानी मान लीजिए दो डीएनए खंडों को हमने तोड़ दिया, काट दिया, और उसके बीच में कोई और डीएनए ला के डाल दिया, तो आपको पता है कि खोया हुआ पार्ट को ज्वाइंट करने की कोशिश करेगा, तो वो क्या करेगा, दूसरे डीएनए के साथ ज्वाइंट होके एक नया रूप धारण कर लेगा। तो ये भी एक डीएनए की बहुत बड़ा चमत्कार है, कह सकते हो बहुत बड़ा आविष्कार हो सकता है। और इसका आपने जो एक फिल्म भी बनी थी एवोल्यूशन, उसमें दिखाने की कोशिश भी किया गया था कि उसने क्या किया था, अपनी ही पत्नी के डीएनए लेके जो है जानवरों के डीएनए से मिलाने की कोशिश किया गया था, और इसमें बहुत ही भयंकर इसका परिणाम निकला था। इस फिल्म का नाम एवोल्यूशन रखी गई थी। ठीक है, तो ये फिल्म अगर देखना है तो देख सकते हो, जिसमें एवोल्यूशन के बारे में, बहुत डीएनए के बारे में बहुत ही भयंकर रिजल्ट दिखाया गया था कि इंसानों के एक्सपेरिमेंट से कितनी भयंकर रिजल्ट आ सकती है, ये बात दिखाने की कोशिश किया गया था। तो यही बात यहाँ पर भी बताया गया कि खोए हुए चीज़ों को जो है डीएनए चुन लेती है और पुनः योजित प्लाज्मिड बन जाती है, साथ ही उसका डीएनए आरएनए बना दिया जाता है। तो मैंने पहले ही कहा कि दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो एक नया डीएनए जो है बन जाता है। अगर अगला स्टेप देखा जाए तो पुण्य योगज प्लाज्मोडियम अब जो है उनके बैक्टीरिया में प्रविष्ट कराने जाते हैं, यानी जो ये बन गया होता है उसको बैक्टीरिया में प्रविष्ट कराते हैं। ठीक है, आपस में मिला देते हैं, जो कि जो है इंग्यूमोजन प्लाज्मोडिक चुन लेते हैं। यानी इस प्रकार जो है आगे ये प्रोसेसिंग होती है। कहते हैं बैक्टीरिया में आर प्लाज्मिड पोषी बैक्टीरिया के साथ साथ बहुगुणित भी हो सकती है, यानी मल्टीपल भी हो सकती है, और शीघ्र ही आरडीएनए के युक्त बैक्टीरिया क्लोन प्राप्त भी हो जाता है। ऐसे जो है इंद्रित जीन के प्रतिलिपियों युक्त जीवाणुओं क्लोन के भविष्य में प्रयोग किए जाने हेतु संरक्षित रख दिया जाता है। यानी भविष्य में इसका उपयोग कैसे करना है और किस प्रकार इसको आगे रखना है, इसको हम संरक्षित कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि मानव इंसुलिन जीन को जीवाणुगुज प्लाज्मोडियम से प्रविष्ट कराया जा सकता है और बैक्टीरियाई क्लोन द्वारा जो आवश्यकता पड़ने पर इंसुलिन प्राप्त किया जा सकता है। यानी इंसुलिन प्राप्त करने के लिए इसको फ्यूचर में प्रयोग करने के लिए इसको रखा जा सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए ये कैसे होता है, हम डायग्रामेटिक शो करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम भी आपके समझ प्रस्तुत है। देखिए इसमें मानव का डीएनए लिया गया है और डीएनए के छोटा सा पार्ट जो है खंडित कर लिया गया है। ये मानव कोशिका में डीएनए का टुकड़ा पर एंजाइम के द्वारा निकाल दिया गया है और वियुक्त प्लाज्मिड कर दिया गया है, और इसे डीएनए के टुकड़ों में जीवाणु प्लाज्मिड के साथ समावेश किया जाता है। देखिए इसने क्या किया है, किसी दूसरे जीन के साथ इसको ज्वाइंट कर दिया है आपस में, और इसको क्या किया है, जीवाणु कोशिका का प्लाज्मिड अपने अंदर ले लेता है और मानव डीएनए का निर्देशित प्रोटीन अब जीवाणु कोशिका में बन सकता है। और देखिए एक जीवाणु लिया गया है जिसमें इसको प्रविष्ट कर दिया गया है। तो ये पुनर्योजन डीएनए के साथ जीवाणु जो है प्रविष्ट कर दिया गया, तो इसी को जो है हम आनुवांशिक अभियांत्रिक में पुण्य चरण दिखाया गया है। तो यहाँ पर अब बहुत क्लियर बात बताई गई कि जो है मनुष्य का डीएनए काट के अलग कर दिया गया है और दूसरे के डीएनए में इसको प्रविष्ट कर दिया गया है, लगा दिया गया है, और फिर इसको जो है एक्सपेरिमेंट के लिए बैक्टीरिया में लगा दिया गया है, इसमें बैक्टीरिया में क्या इसका रिस्पॉन्स आएगा। तो ये तो कहते हैं साइंस तो सिर्फ एक कोशिश होती है, लेकिन क्या रिजल्ट बनेगा, उसका अच्छा रिजल्ट बनेगा कि खतरनाक रिजल्ट बनेगा, ये तो समय ही बताता है। क्योंकि कई एक्सपेरिमेंट जो होता है जग कल्याण के लिए, विश्व के लिए खतरा का सबक बन गया है। जैसे आपको पता है कि एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट वुहान शहर में भी हुआ था, जिसका प्रकोप पूरे विश्व को सहना पड़ा था और सह भी रहा है, और आने वाला समय में ये और भी सहेंगे भी। So here is the most important, here is the important word genetical engineering. Where there is important, the important of genetical engineering here, the genetic engineers of our DNA technology can be used of various purpose. There is the most important topic of genetic engineers of uses.
to manufacture important compound like a vaccine, hormone, vitamins, antibody, etc. The production of this substance is by instructed to the genes are the responsible for them in the bacteria and the getting clone of this bacteria to produce the desired substance. And the next is to the manufacture of enzyme used for a making of cheese. And there are a breakdown to the pollutants and through the recombinant bacteria is a bioreconditions. And next is to be clone a particle genes with the help of rDNA technology and build up a genes bank or gene library and to use of rDNA from a gene therapy for acquiring a genetical disorder. That is the most important use here. And also use there, otherwise as a useful plant is a transgenic plant. The study of the herbicide is a chemical use of kill the weeds and the insect pest by the inserting to genes in a plant through the rDNA technology. There is the most important uses of rDNA in here. तो यहाँ पर जो है अनुवांशिक अभियांत्रिक का महत्व देखिए, यहाँ पर जो है हम rDNA के महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि rDNA जो है कितना इम्पोर्टेंट इंसान के लिए है। देखिए इम्पोर्टेंट की बात आई तो एक बात मुझे याद आई कि इम्पोर्टेंट जो है 53% उन बच्चों के लिए है जिनको ये ज़रूरत है। आपको दोस्तों पता ही होगा कि जब भी एडमिशन होता है, चाहे आपको कोई दोस्तों से बात करते हो कि भाई मैं मेडिकल लूँगा, मैं ये करूँगा, तो बहुत से दोस्त जो होते हैं आप पे हंसते हैं कि आप नहीं कर सकते, आपके पास क्षमता नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको शायद पता नहीं है कि अगर आपका सपना है मेडिकल लेने का तो ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। कहते हैं अगर आपको सीबीएसई से नहीं मिल रहा है या यूपी बिहार बोर्ड से नहीं मिल रहा है तो एनआईओएस बोर्ड जो है हर जगह उपलब्ध है। ठीक है, ये एनआईओएस बोर्ड जो होता है वो कई जगहों पर इम्पोर्टेंट है और ये कई जगहों पर है। ठीक है, ये हर जगह आपको मिल जाएगा। इसमें आप चाहे तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में ये कर सकते हो। अगर आपका सपना है आगे बढ़ने का है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है, तो इसलिए आपको सोचना नहीं है। इसको जो है कहीं से भी एडमिशन करा सकते हो, कहीं भी साइबर कैफ़े में जो है एनआईओएस बोर्ड में एडमिशन हो सकती है, चाहे वो बायोलॉजी हिंदी में लो इंग्लिश में लो, इसका कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो कहते हैं अगर सपना है तो पूरा करने का रास्ता भी है। अब सोचिएगा कि पढ़ाया कहाँ जाएगा, तो आपके लिए त्रिपाण सेंटर जो है सदैव अग्रसर है। त्रिपाण सेंटर भी वही काम कर रहा है जो बच्चों की सपना है आगे बढ़ने का, उनके लिए प्रयत्नशील है। और साथ में आपको पता है कि ये वीडियो जो है कई मानने में, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए हो, इंग्लिश के लिए हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, एनआईओएस हो, सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? आपको तो पता ही कि आप देखते हो कि यूट्यूब पर चैनलों की भरमार पड़ी हुई है। आज हर जगह जो है बड़े बड़े हाई फाई टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को और समझा भी रहे हैं, वो भी डिजिटल माध्यम से। लेकिन आपको पता है कि उनकी इंग्लिश आपको जल्दी पल्ले नहीं पड़ता है, चाहे आपको हिंदी भी आपको पल्ले नहीं पड़ता है। कहते हैं उनका भी अपना एक तरीका रूल रेगुलेशन होती है। लेकिन आपको पता है त्रिपाण सेंटर आपके लिए आप जैसा ही सब कुछ करने की कोशिश करता है। प्रोनाउंसिएशन से लेकर आप एक्सप्लेनेशन तक सब जो है आपके ही लैंग्वेज में होता है। ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होगा जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, क्योंकि ये आपके ही लैंग्वेज में है। तो हो गया ना सोने पे सुहागा। आपने कहते ना इतना अच्छा और इतना विस्तृत शायद ही आपको मिले। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये रहता है कि पूरा ही बुक ही आपके यूट्यूब पे डला हुआ है। अब इससे अधिक क्या चाहिए आपको पढ़ने के लिए? तो सोचना नहीं। देखिए दोस्तों, लेकिन ये तब संभव होगा, तब मैं उन कमज़ोर बच्चे तक पहुंचूंगा जब आपकी सहयोग मुझे मिलेगा। और वो सहयोग कैसे मिलेगा? आपको उनके घर नहीं जाना है, ना आपको उनके दरवाजे को ठकठकाना है। आपने सिर्फ इतना करना है कि अगर आपको अच्छा लगा, आप मेडिकल पढ़ रहे हो, तो दूसरे बच्चों के हेल्प के लिए इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिए। इससे क्या होगा, दूसरे बच्चों को भी ये प्राप्त होगा और वो भी लाभान्वित होंगे। उनका अगर मनोबल डूब रहा होगा तो ये जो होगा एक डूबते हुए नैया का जो है तिनके का सहारा मिल जाएगा। और हो सकता है कि वो बच्चा आगे चल के एक अच्छा सर्जन बन जाए, अच्छा मेडिकल स्टूडेंट बन जाए, अच्छा एक साइंटिस्ट बन जाए, अच्छा एक टेक्नोलॉजी बन जाए। ठीक है, टेक्नीशियन बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें आपका जो है एक बूंद महत्व की ज़रूरत है, एक बूंद कोशिश की ज़रूरत है। तो आपने कुछ भी नहीं करना है। देखिए दोस्तों, मैं एक बात जानता हूँ कि अगर कोई मंत्री बोले, ठीक है, अपने कुर्सी के लिए, कोई बाबा बोले अपने प्रचार के लिए, तो आप 2 मिनट में कार्य कर जाओगे। लेकिन एक अच्छा कार्य करने में आपको इतना सोचने की ज़रूरत पड़ती है।
तो सोचिए आपकी मानसिकता कहाँ गई हुई है। कहते हैं मैं मंत्री को तो क्यों बनाता हूँ, उनको कुर्सी दे देता हूँ, वो लोग आपस में ही कहते हैं कभी तू है कभी मैं है, कभी अपना है कभी पराया करते रहते हैं। लेकिन ये तो एक बहुत अच्छी बात है, किसी बच्चों के हेल्प के लिए है। तो इसमें आपको सोचना नहीं है दोस्तों, विचार नहीं करना है, अभी सोचिए नहीं, डायरेक्ट कॉपी कीजिए, ठीक है, व्हाट्सअप लिंक पे इसको लगाइए, कॉपी कीजिए और व्हाट्सअप पे इसका लिंक जो है पेस्ट करके लगा दीजिए 24 घंटे के लिए। जिनको देखना है देखेंगे, जिनको ना देखना है नहीं देखेंगे। उनमें से ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिनको ये फ़ायदेमंद रहेंगे और ये सदैव के लिए सब्सक्राइब करके इस चैनल को रख लेंगे और इससे जो है लाभान्वित होते रहेंगे। तो इतना जो है आप ज़रूर कार्य करना, क्योंकि ये बात जग कल्याण की है, ये मेरे लिए ज़रूरत इतना नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने देखा ही होगा मेरे 10 या 15 व्यू ही होते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने जो उद्देश्य लिया है उसको मैं ज़रूर करूँगा और कंप्लीट करूँगा, चाहे आप करो चाहे ना करो। क्योंकि कहते हैं ना, हम तो आपके लिए कर दिए, लेकिन आपको करना है कि नहीं करना है ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए ये बात तो हो गया, हम आ जाते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिक का महत्व। देखिए आनुवांशिक जो है कई मायने में अत्यंत महत्वपूर्ण है, और क्यों महत्वपूर्ण है इसका तो यही चर्चा करने से ही पता लग जाएगा। कहते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिक जो है आरडीएनए यौगिक के विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, जिसमें कुछ नीचे दिए जा रहे हैं। कहते हैं महत्वपूर्ण यौगिक जो होते हैं जैसे कि टिकाऊ वैक्सीन, हार्मोन जो है, विटामिनों और रोग प्रतिकारकों आदि के निर्माण में पदार्थों के उत्पादन के लिए इनके उत्तरदायी जीनों को बैक्टीरिया में प्रवेश कराकर और जो है इन जीवाणुओं का क्लोन प्राप्त करके निश्चित जो है पदार्थ पैदा किया जा सकता है। तो ये कई मायने में इंपॉर्टेंट, चाहे हार्मोन के लिए हो चाहे वो रोग प्रतिरोधक की क्षमता के लिए हो। आज इसी के वजह से जो था कोरोना वायरस का वैक्सीन बहुत ही फास्ट तकनीक से बना लिया गया, लेकिन क्या इसका उपयोग है, क्या इसका डिसएडवांटेज है, ये तो समय में आने पर ही पता लगेगा। कहते हैं पनीर बनाने के लिए आवश्यक जो है कीवन का निर्माण करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है, यानी दूध को फाड़ने में जो है इस तकनीक का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, पनीर बनाने के लिए हम कीवन विधि का उपयोग किया जा सकता है। पूरी यौगिक बैक्टीरिया की सहायता से प्रदूषकों का विघटन करने के लिए भी जैव उपचार के रूप में उपयोग किया जा सकता है, यानी इसके द्वारा जो है प्रदूषण को भी कम किया जाने में महत्वपूर्ण योगदान ये दे सकता है। कहते हैं जीन बैंक या लाइब्रेरी बनाने के लिए आरडीएनए प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न जीनों का क्लोन भी बनाया जा सकता है, यानी जीन बैंक या लाइब्रेरी बनाने के लिए जो है आरडीएनए का प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग किया जा सकता है। साथ में अगर देखा जाए तो आनुवांशिक विकार के इलाज के लिए भी जो है जीन चिकित्सा जो है आरडीएनए का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आनुवांशिक विकार यानी बीमारियां से जो है सभी लोग जूझते रहते हैं, तो उसमें जो है ये क्रिया और ये आरडीएनए का जो प्रयोग है बहुत ही महत्वपूर्ण और अमृत तुल्य हो सकती है। उपयोगी पादपों और परिजनों पदवों के उगाना जो है शाकनाशी और जो है नाश करने के लिए प्रयुक्त भी किया जा सकता है, जैसे पीड़कनाशी जीवों को प्रतिरोध हो सकते हैं। यह पादपों में आरडीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा जीन प्रविष्ट कराया भी जा सकता है, यानी खरपतवार को नष्ट करने के लिए ये तकनीक जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वरदान सिद्ध हो सकता है आने वाला फ्यूचर में। तो ये कई मानने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो है इंपॉर्टेंट को हम भूल नहीं सकते, लेकिन साथ में इसे कुछ डिसएडवांटेज भी होगा, वो आप पता ही आपको जब प्रयोग करोगे तभी इसका समझ में आएगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक जो होगा हम ट्रांसजेनिक मैक्रोब्स और प्लांट और एनिमल्स हम अगले टॉपिक में करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम ट्रांसजेनिक मैक्रोब्स और प्लांट और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके महत्व के विषय में चर्चा करेंगे। तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको करना है, कॉपी करना है और इसको व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा देना है। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी लिंक को कॉपी कीजिए और व्हाट्सअप स्टेटस पे पेस्ट कर